नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। संसद का सत्र शुरू हो गया है। यह सत्र क्योंकि बजट केंद्रित है, इसलिए आर्थिक एजेंडे का हावी होना स्वाभाविक है। मगर संसद सत्र को लेकर जितनी तरह की चर्चाएं हैं, नेताओं व पार्टियों का जो मूड है, उससे आर्थिक एजेंडे के पीछे रहने और राजनीति के हावी होने की संभावना है। आम बजट, रेल बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, राष्ट्रपति के अभिभाषण की बातें औपचारिकता व हाशिए का हल्ला लिए होगी, इसलिए कि एक के बाद एक राजनीतिक मुद्दे कतार में हैं। हरियाणा में आरक्षण को लेकर लगी आग का मुद्दा है, तो जेएनयू पर हुआ राजनीतिक घमासान भी है। फिर हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित की आत्महत्या का मामला है। संसद सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली से अधिक स्मृति ईरानी पर फोकस बनता लगता है। विपक्ष के लिए सरकार को घेरना इसलिए जरूरी है क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया का मोड़ हौसला बढ़ाने वाला है। राष्ट्रीय मीडिया और विपक्ष के पास ऐसे मुद्दे बने हैं जिसमें सरकार को घेरा जाना आसान है, तो भाजपा के लिए भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर दो दो हाथ का मौका है। राजनीतिक मुद्दे आगामी विधानसभा चुनावों के कारण भी हल्ले में होंगे। संसद में शोर और बहस से पार्टियां चुनावी प्रदेशों में मैसेज देगी। बहुत संभव है कि सत्र के पहले 1.5 सप्ताह बजट के काम निपटे, तो उसके बाद संसद में सब कुछ राजनीति में सिमटेगा। तभी जीएसटी बिल की अब चर्चा नहीं हो रही है। सरकार ने एक वक्त इरादा बनाया था कि विधानसभा चुनाव के बहाने बजट सत्र 1 महीने चले। सर्वदलीय बैठक में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने 1 महीने के सत्र का सुझाव दिया था, पर विपक्षी पार्टियां नहीं मानी, इसलिए कि इन्हें सत्र में राजनीति के हावी होने की उम्मीद है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। ऐवान के आज से शुरू हुए इजलास में हुकूमत को घेरने और उसे बैकफुट पर रखने के लिए कांग्रेस ने बड़े इकदाम किए हैं, लेकिन पार्टी के पार्लियामानी मैनेजरों का मानना है कि कम से कम इस इजलास में इसे दूसरी ऑपोजिशन जमातों की हिमायत नहीं मिलने वाली है। कांग्रेस ने जिन जमातों के साथ इंतखाबी मफाहमत की है, उन्हीं की हिमायत मिलेगी, यानी आरजेडी, जेडीयू और डीएमके की हिमायत कांग्रेस को रहेगी। गैर ऐलानशुदा मफाहमत की वजह से बायां महाज भी हिमायत करेगा, लेकिन इनके अलावा दूसरी जमातें कांग्रेस का साथ नहीं देंगी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों काफी अरसे से कांग्रेस से दूरी दिखा रहे हैं। बीजू जनता दल ने तो गुज़िश्ता 2 इजलास में कामकाज नहीं होने के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। पार्टी के पार्लियामानी रहनुमा भतृहरि महताब ने कुल जमाती इजलास में कांग्रेस पर इल्जाम आयद किए और ये भी पूछा कि व्यापम और ललित गेट वगैरह जिन मसलों पर कांग्रेस ने ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने दी, उनका क्या हुआ। कांग्रेस और बायां महाज के बीच पर्दे के पीछे मफाहमत से ममता बनर्जी काफी परेशान है, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी के अराकीन ने पार्लियामेंट को कांग्रेस का साथ न देने का हुक्म दिया है। उधर तमिलनाडु में कांग्रेस के डीएमके से मफाहमत के बाद इस बात के इम्कानात बढ़ गए हैं कि अन्ना डीएमके हुकूमत का साथ दे, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बाद एवान बाला की 3 सबसे बड़ी जमातें अन्ना डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल का साथ कांग्रेस को नहीं मिलेगा। हुकूमत और बीजेपी के मैनेजर इन हालात का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने ऐवान के मौजूदा इजलास में कमाल की सियासत की है। पार्टी ने 2 कुल जमाती इजलास में हुकूमत से कहा है कि वो कोई भी मुतनाजा बिल इजलास के पहले मरहले में न लाए। कांग्रेस के साथ बात कर रहे हुकूमत के मैनेजरों का कहना है कि कांग्रेस को मुतनाजा मसले उठाने हैं, उसे जेएनयू में हुए वाकये का मसला उठाना है, तो रोहित वेमुला की खुदकुशी का मुद्दा भी उठाना है। चूंकि राहुल गांधी इन दोनों जगहों पर गए थे और उन्होंने तलबा की हिमायत की थी, इसलिए वो चाहते हैं कि ये मसले ऐवान में उठें और इन्हीं पर फोकस रहे। इसलिए उनकी पार्टी के रहनुमाओं ने बजट इजलास के पहले मरहले में यानी 23 फरवरी से 31 मार्च तक कानूनी कामकाज रुकवाने का मंसूबा बनाया है। कांग्रेस रहनुमाओं को पता है कि मुतनाज़ा बिल एक ही है और वो है जीएसटी बिल। इस बिल को इक्तिसादी लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है और इस पर मुल्क की ज्यादातर जमातें रजामंद भी है। तभी कांग्रेस नहीं चाहती है कि इजलास के शुरू में ही इस पर फोकस बने। तभी कांग्रेस इसे दूसरे मरहले में लाने की बात कर रही है, लेकिन दूसरे मरहले में भी इस बिल को हिमायत देने के लिए वो तैयार नहीं है। तभी सवाल है कि कांग्रेस इजलास के दूसरे हिस्से में भी इस बिल की हिमायत नहीं करेगी तो हुकूमत को क्यों उसकी राय मानकर इस बिल में ताखीर करनी चाहिए। वैसे तो आइंदा 2 महीनों में
5 सूबों के असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन उनसे ज्यादा बीजेपी का फोकस उत्तर प्रदेश पर है। मगरबी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सीट पर जिमनी इंतखाब में मिली जीत के बाद बीजेपी की तैयारियों में तेजी आई है, लेकिन बीजेपी की सूबाई क़यादत में ऐसा घमासान छिड़ा है कि पार्टी की आला कमान को उसकी फिक्र सता रही है। पार्टी के रुकन पार्लियामेंट साक्षी महाराज और एक कानून साज काउंसिल के मेंबर ने इल्जाम आयद किया है कि सूबाई सदर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सूबे की 36 नशिस्तों पर होने वाले कानून साज काउंसिल के इंतखाबात की टिकटें बेची है। दूसरी जानिब वजारत आलिया के दावेदारी को लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर वरुण गांधी, महेश शर्मा और स्मृति ईरानी के नाम की बहस से पार्टी कई खेमों में बटी है। तभी बताया जा रहा है कि पार्टी सदर अमित शाह खुद उत्तर प्रदेश की हर सरगर्मी की रिपोर्ट ले रहे हैं। वो कल उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं, जहां पार्टी रहनुमाओं से अलग अलग बात करेंगे। अभी वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी 2 रोजा दौरे पर गए थे और 2 साल में दूसरी बार उन्होंने अपने इंतखाबी हलके वाराणसी में शब गुजारी की। वो संत रविदास की बरसी के प्रोग्राम में गए। उनका ये दौरा दलित वोटों को बीजेपी के साथ लाने की हिकमत अमली का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि जल्द ही नए सूबाई सदर के नाम का ऐलान हो सकता है। इसके बाद ही पार्टी इंतखाबात के लिए जमीनी कामकाज शुरू कर पाएगी। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। ऐवान के बजट इजलास के पहले रोज दोनों ऐवान के मुश्तरका इजलास को खिताब करते हुए सदर मोहतरम प्रणब मुखर्जी ने मरकजी हुकूमत का एजेंडा सामने रखा। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास इस हुकूमत का सबसे बड़ा एजेंडा है। उन्होंने कहा कि गरीब से गरीब शख्स तक तरक्की पहुंचाना हुकूमत का हदफ है। सदर मोहतरम ने बताया कि गरीबों, काश्तकारों और बेरोजगारों पर हुकूमत का खास ध्यान है। उन्होंने 2022 तक सबको आशियाना मुहैया कराने का हुकूमत का वादा दोहराया। सदर मोहतरम ने कहा कि मेरी हुकूमत ने 3 नए बीमा मंसूबे शुरू किए हैं और काफी कम प्रीमियम पर फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। उन्होंने मरकजी हुकूमत के सामाजिक तरक्की के मंसूबे को सामने रखते हुए बताया कि करीब 4.5 लाख घर बनाने के लिए हुकूमत ने 24,500 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड रखा है। सदर मोहतरम ने बताया कि मेक इन इंडिया मुहिम में इन्वेस्टमेंट 39% बढ़ा है। स्किल इंडिया मुहिम के तहत 20,000 बच्चों को ट्रेनिंग देने और 70 लाख नौजवानों को रोजगार के लिए ट्रेनिंग देने का भी खास तौर से खुतबे में जिक्र किया गया। खुतबे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई तमाम अहम स्कीमों के ऐलानात को खास तौर से जोर देकर दिखाया गया। इसमें मनरेगा का फायदा ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और देही तरक्कियात के मंसूबे के बारे में खास तौर से बताया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि आज से शुरू हुआ ऐवान का बजट इजलास सही ढंग से चलेगा। उन्होंने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ सिलसिलेवार इजलास हुए हैं, जिनमें हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुस्बत नजरिया दिखाया है। वजीर आजम ने कहा कि पूरा मुल्क बेकरारी के साथ ऐवान में होने वाली सरगर्मी को देख रहा है और दुनिया की नजर भी हिंदुस्तान की इक्तसादियात पर है। वजीर आजम ने कहा है कि उनको उम्मीद है कि ऐवान के इजलास के वक्त का सही इस्तेमाल होगा और सही ढंग से काम होगा। वजीर आजम ने कहा कि इजलास से पहले हुई मीटिंगों में हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ इस बात को लेकर तबादला ख्याल किया गया कि कैसे गुज़िश्ता इजलास में कामकाज नहीं हो पाया था। उसके बाद हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुस्बत नजरिया दिखाया। दूसरी जानिब ऐवान ज़ेरी में कांग्रेस के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने 8-9 मसले उठाए हैं जिन पर हुकूमत ने बहस कराने की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा कि ये देखना है कि हुकूमत का रुख इस पर कैसा रहता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान मुखालिफ और अफजल गुरु की हिमायत में नारेबाजी करने के इल्जाम में गिरफ्तार जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के सदर कन्हैया कुमार की जमानत अर्जी पर समाअत टल चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने समाअत कल तक के लिए टालते हुए दिल्ली पुलिस से हालात की रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना स्टेटस रिपोर्ट के वो कैसे समाअत करेगी। अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट सीधे पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी के दफ्तर से तलब की है और याद दिलाया है कि बस्सी ने कहा था कि दिल्ली पुलिस कन्हैया की जमानत की मुखालफत नहीं करेगी। दूसरी जानिब दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कन्हैया ने अपनी अर्जी की कॉपी दिल्ली पुलिस को नहीं दी है बल्कि दिल्ली हुकूमत को दी है। पुलिस ने कहा कि मुलजिमीन ने चार्जशीट से पहले ही अर्जी दे दी है। मामले की तफ्तीश अभी चल रही है और इसलिए कई दस्तावेज सील कवर में आएंगे। अर्जी में कन्हैया कुमार ने कहा है कि उन्हें मुल्क से गद्दारी के मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान मुखालिफ और अफजल गुरु की हिमायत में नारेबाजी करने के
कलीदी मुलजिम उमर खालिद और अनिर्बन को दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद सुपुर्दगी करने का हुक्म दिया है और इस मामले की समाअत बुध तक के लिए टाल दी है। अदालत ने फिलहाल इन दोनों को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि इनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। हाई कोर्ट ने खालिद और अनिर्बान के वकील से कहा कि आपको खुद सुपुर्दगी करनी होगी, आप जगह और वक्त बताएं जहां पुलिस आपको गिरफ्तार करे। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट से तहफ्फुज और कोर्ट में ही सरेंडर करने की अर्जी उमर खालिद और अनिर्बन के वकील ने दायर की थी। इस अर्जी में कन्हैया कुमार के साथ पटियाला हाउस कोर्ट में हुए हंगामे की बुनियाद पर बनाई गई है। रोहित वेमुला खुदकुशी मामले में दिल्ली के अंबेडकर भवन से जंतर मंतर तक मुनक़िदा तलबा के पैदल मार्च में राहुल गांधी शामिल हुए। रोहित वेमुला को इंसाफ दिलाने के लिए तलबा के इस मार्च को जेएनयू के तलबा ने मुनक़िद किया था, जिसमें कई इदारों के तलबा ने हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि रोहित वेमुला हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के बारे में बात करता था, लेकिन आरएसएस ने उसे सपोर्ट नहीं किया। आरएसएस तो सिर्फ बीते हुए कल की बात करने को सपोर्ट करता है। राहुल ने कहा कि जब मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी गया था तो मैंने मशवरा दिया था कि हमें एक कानून की जरूरत है जो यूनिवर्सिटीज में इम्तियाजी सुलूक को खत्म करे। राहुल गांधी ने कहा कि सबको अपनी बात कहने का हक है। हम एक ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते जहां एक नजरिया थोपा जाए। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जहां हर इंसान को अपनी बात कहने का हक हो। यही लड़ाई है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के लोग चाहते हैं कि एक ही तरह की सोच हो, एक ही तरह का नजरिया हो। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में करोड़ों तरह की सोच और नजरिया हो। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। संसद का बजट सत्र साल में सबसे लंबा सत्र होता है। यही सत्र अधिक कामकाजी हुआ करता है। सरकार के लिए राष्ट्रपति अभिभाषण से लेकर रेल आम बजट सरकार के कामकाज को बताने का मौका है। आर्थिक सर्वेक्षण भी एक लेखा जोखा होता है। क्या ये इस दफा हावी होंगे? इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। ऐवान के आज से शुरू हुए बजट इजलास में इक्तिसादी मामलों से ज्यादा ध्यान सियासी मसलों पर रहने वाला है। सदर मोहतरम के खुतबे में हुकूमत की इक्तिसादी कामयाबियों के बारे में बताया गया है और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने का दावा किया गया है। इन दावों पर हिज़्ब इख्तिलाफ की मुखालफत भी लाजमी है, लेकिन असली मसला ऐवान के बजट इजलास में उठाए जाने वाले सियासी इश्यूज का है। हिज़्ब इख्तिलाफ इस बात पर अड़ा है कि वो मुल्क के मौजूदा हालात पर बहस कराएगा और कानूनी कामकाज बाद में होंगे। जीएसटी को मुतनाज़ा बिल बताकर पहले ही कांग्रेस ने कह दिया है कि हुकूमत ऐसे बिल ऐवान के दूसरे मरहले में लाए। यकीनन ये पहला मौका है जब हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों ने ऐवान के इजलास की हिकमत अमली पर इतनी मेहनत की। इजलास से कबल कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी का इजलास तलब किया। आमतौर पर कांग्रेस पार्लियामानी बोर्ड के इजलास में पार्लियामेंट की हिकमत अमली बनती है, लेकिन इस बार के इजलास में मसाइल की संजीदगी दिखाने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास तलब किया गया। बजट इजलास में होने वाले मामूल के मुताबिक के कामकाज के बारे में इस इजलास में कोई बात नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने इस इजलास में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत को निशाना बनाया। सोनिया गांधी ने उन इल्जामात को दोहराया जो राहुल गांधी घूम घूम कर पूरे मुल्क में लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबा रही है। इस मसले पर सोनिया की मोहर के बाद ये तय हो गया है कि ऐवान के बजट इजलास में ये मसला छाया रहने वाला है। कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है कि उसे जेएनयू के मसले पर बहस करानी है और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी के तालिब इल्म रोहित वेमुला की खुदकुशी का मसला भी उठाना है। जाट रिजर्वेशन का मसला भी उठेगा और उसके बाद वक्त बचा या रजामंदी हुई तो जरूरी बिलों पर भी गौर किया जाएगा। हुकूमत को कांग्रेस की इस मंशा का अंदाजा है, तभी उसकी तरफ से कांग्रेस को तनहा करने या ऐवान न चलने देने का ठीकरा उसके सिर फोड़ने की अलग तैयारी है। ये पहला मौका था जब इजलास से पहले खुद वजीर आजम ने सभी जमातों का इजलास तलब किया। इसके अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऐवान बाला के चेयरमैन हामिद अंसारी की तरफ से बुलाए गए कुल जमाती इजलास में भी शामिल हुए। उन्होंने हर जगह हिज़्ब इख्तिलाफ को यकीन दहानी कराई कि हुकूमत हर मसले पर बहस के लिए तैयार है। अगर हुकूमत की तरफ से इस यकीन दहानी के बावजूद कांग्रेस कामकाज नहीं होने देती है तो ठीकरा उस पर फूटेगा। लेकिन कांग्रेस हो या कोई दीगर ओपोजिशन जमात, उसे सिर्फ बजट इजलास या कानूनी कामकाज का ध्यान नहीं रखना है, उसे 5 सूबों में होने वाले असेंबली इंतखाबात का भी ध्यान रखना है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कई इलाकाई पार्टियों का मुस्तकबिल इन इंतखाबात
इंतखाबात में दांव पर लगा है। बायां महाज का तो वजूद ही खतरे में है। ऐसे में वो हुकूमत के साथ ताउन करेंगे या कानूनी कामकाज में दिलचस्पी दिखाएंगे, इसके इम्कानात कम हैं। सभी जमातों को इस इजलास में कानूनी कामकाज से ज्यादा सियासी कामकाज करना है। अपना अपना वोट पक्का करने और अपनी सहूलत के मुताबिक पोलराइजेशन की कोशिश हर पार्टी करेगी। इस वक्त जिन सियासी मसाइल पर बहस हो रही है उन्हें लेकर कौमी मीडिया भी दो खेमों में बटा हुआ है। इससे पूरा सियासी माहौल गरमाया हुआ है। तभी कोई पार्टी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती है क्योंकि हालात पैदा हो गए थे। अब एक ब्रेक है, उसके बाद संसद सत्र के राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। देश कई राजनीतिक विवादों, संकटों में है। उस नाते संसद को राजनीतिक मसलों पर बहस करके कोई आम राय बनानी चाहिए। आरक्षण का मसला सभी पार्टियों के लिए सिरदर्द है, मगर क्या इस पर सार्थक बहस भी हो सकती है? उल्टे टकराव होगा? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश केसरी है। केसरी जी, संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है, लेकिन बजट की बातें कहीं हावी नजर आ रही है। व्यास जी, मैं करीब 30 साल से ज़्यादा जर्नलिज्म में हूँ। मैंने कभी ये नहीं देखा कि बजट के पहले कि बजट की बातें नहीं हो रही है। नहीं तो आमतौर पे फाइनेंस मिनिस्टर किसानों को मिलते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को मिलते हैं, अलग अलग सेक्शंस को मिलते हैं, उनसे सलाह मशवरा वो तो सब मिले हैं। वो इस बार वो भी सारी कवायद हुई है। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ। जो दिखाई दे रहा है वो कि नेशनलिज्म वर्सेस एंटी नेशनलिज्म, फिर जाट रिजर्वेशन, फिर दूसरे ऐसे इशू है कि ये कभी ना रेलवे बजट की बात हो रही है ना जनरल बजट की बात, यानी हो सकती है लेकिन आम लोगों में उसके अंदर इंथुजियाज्म नहीं। आम लोगों का नहीं, आप अपने संसद सत्र के एजेंडे के अनुसार, राजनीतिक पार्टियों की तैयारी के अनुसार, सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार, उसमें क्या आप होता हुआ देखते हैं? ऐसे है कि कोई भी नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी, उन्होंने अभी बजट के बारे में कुछ कहा नहीं है। जो भी बयान आ रहे हैं, जो भी उनके डे टू डे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो एक तो JNU है, दूसरा है फिर वो तुम्हारा दलित एट्रोसिटीज ऑन दलित है, फिर जाटों का रिजर्वेशन है, और फिर ऐसा है कि इंसिडेंटली हुआ जो भी है, जहां बीजेपी की स्टेट्स है, गुजरात में आरक्षण का मुद्दा है, उसके बाद में वहां हरियाणा में हुआ है, उसके बाद में महाराष्ट्र में मराठों का भी डाई डाउन नहीं हुआ है, उसके बाद में ये फैलता जाएगा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। तो ये आरक्षण और सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, और पता नहीं मैं फिर वापस अपन संसद के अंदर जो डिबेट होगी उसमें लगता है कि अगले जो महीने 2-2.5 महीने उसमें राजनीति हावी ज्यादा होगी। विपक्ष की तैयारी क्या लगती है और पक्ष की क्या लगती है? विपक्ष की तैयारी सरकार को घेरने की। जो लीडर वो आर्थिक मुद्दों पे अब नहीं है, महंगाई पे नहीं है, इन पे नहीं है, महंगा पे नहीं है। गुलाम नबी आजाद जो कि नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि जो इसेंशियल बिजनेस है उसको हम सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब बजट पास करने देंगे। मतलब बजट पास हो जाएगा, रेल बजट हो जाएगा, आम बजट हो जाएगा, बस बाकी हर लेवल पे हम गवर्नमेंट को अपोज करेंगे। और अपोज किस इशू पे करेंगे? इकोनॉमिक इशू पे नहीं है, ना GST है, इशू पे ये रहेंगे कि पठानकोट, उसके बाद में वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो जो तो मतलब ये कि जो आर्थिक, जो संसद सत्र का जो आर्थिक जो एजेंडा पहला पार्ट है, वो सिर्फ एक औपचारिकता बन जाएगा, फॉर्मेलिटी है कि भाई पास करना। एक तो प्रेसिडेंट का एड्रेस डिबेट होगी, लेकिन उसके अंदर भी सेकुलर भी राजनीति हो जाएगी पूरी। उसके बाद में बजट होगा, रेलवे बजट होगा, 2-3 दिन वो चलेंगे। लेकिन ऐसा लगा कि बैटल लाइन्स उन्होंने ड्रॉन कर दी है, भाजपा वर्सेस रेस्ट, ऐसा हुआ है। अब बीजेपी के अंदर जैसा कि रामविलास पासवान भी अलग स्वर लगा रहे, शिवसेना को लगता है कि और ज्यादा एंटी पाकिस्तान लाइन लेनी चाहिए। मतलब सत्ता पक्ष के अंदर भी बीजेपी के अंदर अलग अलग सुर हो सकते हैं। जो प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलाई थी NDA के अलाइज की, उसके अंदर अकालियों ने कहा कि एक भी सिख गवर्नर क्यों नहीं बनाया आपने? तो माइनॉरिटी का इशू अकाली भी ले रही है। चंद्रबाबू नायडू को तो उनको अपना आंध्र प्रदेश का पैकेज चाहिए। तो मतलब ऐसे इस तरफ से और उस तरफ से NDA में और UPA में नॉन पॉलिटिकल, नॉन इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर कहीं ना कहीं पोलराइजेशन होते जा रहा है। इसका अर्थ है कि ये संसद का ये सत्र एक तरह से बिखराव, भले गवर्नेंस के स्तर पर हो, संसदीय प्रबंधन के स्तर पर हो,
बिखराव की ज्यादा है और टकराव की बात ही ज्यादा ही है। बिल्कुल, मुझे तो जो इंडिकेशन मिल रहे हैं जी उसके अंदर बिखराव है, टकराव है, जी एक दूसरों को पॉइंट स्कोर करना जी। है, और फिर वो जैसा कि इलेक्शन के पहले का माहौल होता है वैसा बजट सत्र में वो दिखाई तो दे रहा एक वैसे ही कि विधानसभा चुनाव भी है, इस कारण भी ये इस तरह की राजनीति होगी। इलेक्शन की बात होनी चाहिए, विधानसभा में तो लोकल इश्यूज होते हैं, वहां पार्लियामेंट में इस तरह नहीं होना चाहिए। लोकल इश्यूज में नहीं, यहाँ तो नेशनल सिविल सोसाइटी जैसा ही अलग माहौल दिखाई दे रहा है। नहीं तो उस नाते सरकार में क्या आपको चिंता नहीं लगती कि आर्थिकी के ऊपर और विकास के ऊपर फोकस के नाते बजट का सत्र को पूरा ओरिएंटेशन बदला जाए? कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि मैनेजमेंट, जो फ्लोर मैनेजमेंट है, हाँ। वहाँ कहीं गड़बड़ी दिखाई दे रही है। हाँ। और दूसरा, ठीक है, राजनीति होती है, अपोजिशन अपने पॉइंट ऑफ व्यू रेज करता है, लेकिन जनरली इंडिया में रहा है कि नेशनल इश्यूज पे कंसेंसस होता है। इतना टकराव की राजनीति जनरल इलेक्शन के समय हो सकती है। नहीं, पर ये नहीं लगता कि इसको बजट को लेकर या इसको लेकर सरकार ने भी कोई उम्मीदों का बड़ा माहौल नहीं बनाया, इसलिए भी ये कि राजनीति हावी हो रही है? हालांकि प्रधानमंत्री ने पहली फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने एक मीटिंग भी बुलाई थी अपोजिशन के साथ में, लेकिन उससे जो हश्र निकलना था, जो निकलना था, वो उसका माहौल बदला नहीं उसके। उस नाते आपके अनुसार ये इस सत्र में पक्ष विपक्ष के अंदर मतलब राजनीतिक रिश्तों में भी बहुत ही परिवर्तनकारी होगा ये मामला? कटुता आ गई है ज्यादा। हाँ। परिवर्तनकारी नहीं, कटुता आ गई है, और कटुता नजर आएगी उसमें। कटुता नजर आएगी। अब रीजनल पार्टी जो इस तरफ और उस तरफ है, एनडीए यूपीए में और थर्ड है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं लगता है कि उनको पॉलिटिकली कि हमारा स्पेस कोई ले रहा है, तो वो भी अलग अलग पोजीशनिंग करेगी, पोजीशनिंग करेंगे बजट सत्र में, कि अलग अलग बहाने बनाएंगे कि आपने हमारे लिए कुछ पैकेज नहीं दिया। पैकेज समझ सकते हैं, ठीक है, वो स्टेट का इश्यू होता है। जैसा अकाली दल ने कहा कि आप माइनॉरिटीज आपके खिलाफ क्यों है, उन्होंने प्रधानमंत्री की मीटिंग में कहा था। तो रामविलास पासवान वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वो नाराज है, तो शिवसेना भी बहाने देख रही है। तो मतलब ये भी जो है, भले एनडीए हो या एनडीए और यूपीए से अलग पार्टियां, वो सब इस सत्र के अंदर राजनीति के चलते पोजीशनिंग करेगी। लेकिन व्यास जी, एक बात इंटरेस्टिंग है, मुलायम सिंह कुछ बोल नहीं रहे। हालांकि मुलायम सिंह जी को बोलना चाहिए था, एसपी नहीं बोल रही है, बीएसपी भी जितना आर्टिकुलेट वो नहीं है, जयललिता जो भी बहुत बड़ी प्लेयर है वो भी नहीं बोल रही है, बिजू जनता दल भी नहीं बोल रहे। इनका चारों का रवैया क्या रहेगा, ये भी सत्र में दिखाई देगा, इसी सत्र में दिखाई देगा। बिल्कुल। जी केसरी की बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है, प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।